नमस्कार, उत्थान अकेडमी पर आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के भाग जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक 32 तक संवैधानिक उपचारों तक हमने पढ़ लिया था। आज हम जो 3 अनुच्छेद बचे हैं 33, 34 और 35, इन 3 आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमने अभी तक मूल अधिकार पढ़े हैं उनका एक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 कहता है संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के जो भी कर्मचारी हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या प्रतिबंध लगा सकती है या उन्हें कम कर सकती है। अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद विधि बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके जो मूल अधिकार हैं उनको कम कर सकती हैं, उन पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सेना है, सशस्त्र बलों, इनमें क्या है अनुशासन वगैरह बनाए रखने के लिए, और क्योंकि ये अनुशासन में रहें और किसी भी प्रकार की समानता का भेद ना हो, इस वजह से क्या पता आप फौजी हैं तो हो सकता है कि आपको जमीन में बैठना पड़े, हो सकता है कि जो कर्नल कैप्टन रैंक का है वह चेयर पे बैठे, तो वहां पे आपकी समानता नहीं होगी। तो हो सकता है इन पे जो सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर रोक लगा दी जाए, ठीक है, कम कर दिए जाए। कुछ अर्धसैनिक बल जैसे पुलिस वगैरह होती हैं इनके अधिकारों पर भी रोक लगा दी जाती है। और जो आपके खुफिया एजेंसियां हैं जैसे कि रॉ, सीबीआई या सीआईडी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जो एजेंसियां हैं इनके अधिकारों पर भी संसद रोक लगा सकती है, इनके मूल अधिकारों पर भी संसद रोक लगा सकती है, उन्हें कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि क्या पता अभी जैसे कोई रॉ का एजेंट है पाकिस्तान में गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आकर ये बोलने लगे मैं पाकिस्तान वहां पे गया था तो मैंने पाकिस्तान में ये किया था। तो इससे क्या है कि सूचनाएं बाहर जाती हैं, तो इस वजह से संसद ने क्या लगा रखा है, इन पर रोक लगा सकती है और तभी इन पर रोक लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 34 में बताया गया है मार्शल लॉ के बारे में। अगर भारत के किसी राज्य क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हुआ है तो वहां के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। कहां पे? जहां पे सैन्य शासन लगा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं जैसे कहीं पे अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, जहां पे पुलिस मामले को संभाल नहीं पाती, तो क्या है आर्मी बुलाई जाती है, जो सशस्त्र बल हैं उनको बुलाया जाता है, वह आते हैं, उनको सभी प्रकार की छूट होती हैं। क्या है वो किसी पे भी गोली चला सकते हैं, उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। ठीक है, मार्शल लॉ में सेना के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है, जो आपका सिविल तरीके से जो शासन का संचालन होता है वह नहीं होता, फिर सेना के अनुसार
शासन का संचालन होता है, मार्शल लॉ। इसमें किसमें बताया गया है मार्शल लॉ के बारे में? अनुच्छेद 34 में। अगर किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर जितने भी नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम देखें अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि संसद फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकारों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत क्या बना सकती है? विधि बना सकती है, कानून बना सकती है मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए। याद रखिए, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को छीनती हो या कम करती हो, बल्कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका और अधिक सुदृढ़ीकरण करती हो, ऐसी विधि संसद अनुच्छेद 35 के तहत बनाएगी। तो हमने हमारे जो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, वो हमने अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक पढ़ लिए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 33 में हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 33 में हमने पढ़ा था कि जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है। हमने अनुच्छेद 34 में पढ़ा था कि अगर भारतीय किसी राज्य क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहां के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है या उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में हमने पढ़ा कि जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत क्या कानून बना सकती है। ठीक है। तो हमारे आज जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए थे, ये हमारे पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, थोड़ा इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने जो भाग 3 में मूल अधिकार हैं उनके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। तो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ पे दिए गए हैं? ये हैं 12 से लेके अनुच्छेद 35। भाग कौन सा है? भाग है आपका 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा में बता चुका हूं क्या था। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया था? अनुच्छेद 12 में बताया गया था राज्य की परिभाषा, राज्य में कौन कौन आएंगे। हमने देखा था संसद और भारत सरकार, राज्य और राज्य विधानमंडल, ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते थे। जो कंपनियां हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है वह किसके? राज्य के अंतर्गत आती थी। ठीक है। फिर हमने अनुच्छेद 13 देखा था। अनुच्छेद 13 में हमने क्या देखा था? कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों से असंगत हो। जो भाग 3 में जो अधिकार दिए हैं, जो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इनको अगर कोई कानून कम करता है तो ऐसा कानून संसद नहीं बनाएगी। इसी में भाग 13 में ही हमने देखा था विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा किसमें दी गई है? भाग 13 में दी गई है। भाग 13 में ही हमने देखा था कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वह किसमें दिया गया है? वह भी भाग 13 में दिया गया है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत किसमें है? तो भाग 13 में है। अनुच्छेद 32 के तहत भी यह सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है। फिर हमने देखा था अनुच्छेद 14, जो हमने देखा था। फिर हमने देखे थे अपने मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं जो आपके अधिकार दिए गए हैं। टोटल कितने दिए गए हैं? 7 अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में। मूल संविधान में 7 में से वर्तमान में कितने हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 14 में हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 14 पहले हमने देखा था समानता का अधिकार।
पहला समानता का अधिकार था अपना 14 से लेके 18 तक। 14 में क्या था, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, यानी कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ठीक है, और विधियों के समान सभी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर हमने देखा था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 15 में हमने देखा था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें हमने फिर अनुच्छेद 16 देखा था हमने। 16 में हमने क्या देखा था, 16 में देखा था लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। फिर हमने देखा था अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया था अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। उसके लिए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 लाया गया। उसके बाद SC/ST एक्ट 1989 भी लाया गया उसके लिए, ठीक है, जो अस्पृश्यता थी उसका उन्मूलन करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में हमने देखा था कि उपाधियों का अंत, राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई भी उपाधि नहीं देगा और ना ही कोई व्यक्ति उपाधि ग्रहण करेगा, केवल सेना और शिक्षा संबंधित उपाधियों से छूट रहेगी। राज्य सेना एवं शिक्षा संबंधित कोई भी उपाधि दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको विदेश से अगर कोई उपाधि धारण करनी है तब उसको भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ठीक है। ये हो गया अपना समानता का अधिकार। फिर दूसरा अपना अधिकार कौन सा था, दूसरा अपना अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमने कहां से देखा था, 19 से लेके 22 तक देखा था। तो अनुच्छेद 19 में क्या था, वाक स्वतंत्र संबंधित कुछ स्वतंत्रताएं। इसमें मूलतः कितने थे अनुच्छेद 19 में, 19 में कितनी स्वतंत्रताएं थी, 7 स्वतंत्रताएं थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं। जो आपकी एक थी आपकी संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया है और इसको 300 का में रख दिया गया है, 300 का में रख दिया गया है। और अब इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और जो संपत्ति का अधिकार पहले जो मूल अधिकार था तो अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 300 का में रख दिया गया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और इसमें थी बोलने की स्वतंत्रता थी, ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी, सभा करने की स्वतंत्रता थी, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता थी, निवास करने की स्वतंत्रता थी, ठीक है, बसने की स्वतंत्रता थी, ठीक है, और आजीविका चलाने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता थी। फिर हमने देखा था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमने क्या देखा था, दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों से संरक्षण, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति होगा वह उस पर भूतलची जो विधियां हैं वह प्रभावी नहीं होगी। किसी भी कानून को भूतलची प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति है उसको एक बार अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा था किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमने अनुच्छेद 20 में देखे थे। फिर हमने देखा था अनुच्छेद 21। तीसरा जो अपना अधिकार था वो था अनुच्छेद 21। फिर हमने कौन सा देखा था, अनुच्छेद 21 देखा था। 21 में हमने क्या देखा था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि और 21 में ही क्या था, 21 में ही था आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार था, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में ही क्या था, अनुच्छेद 21 में ही था आपका निजता का अधिकार था, ठीक है। इसके बाद भोजन का अधिकार और आवास का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, जितने भी अधिकार थे सब अनुच्छेद 21 में हमने पढ़े थे। फिर हमने अनुच्छेद 22 देखा था। अनुच्छेद 22 में हमने देखा था कि गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी से क्या क्या संरक्षण हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। उसको अपने जो सलाहकार है, वकील है, अपनी मनपसंद का जो उसका वकील होगा उससे वह सलाहकारी कर सकता है, सलाह ले सकता है, या उसको दूसरा अधिकार प्रदान किया गया था।
तीसरा उसको बताया गया था कि आप 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार था उसके पास। तो ये 3 अधिकार अनुच्छेद 22 में थे। ठीक है, फिर हमने जो आपका तीसरा फंडामेंटल राइट्स था वो था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहां से था? 23 से लेके अनुच्छेद 24 तक था। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा गया था कि बलात्श्रम, बेगारी, मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी आदि को सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। राज्य किसी भी व्यक्ति से सेवा करने के लिए नहीं बोल सकता है, बल्कि आपातकाल और राष्ट्र हित में बोल सकता है कि आपको अनिवार्य सेवा देनी पड़ी। जैसे कोविड-19 का काल है तो डॉक्टरों की हो सकता है कि डॉक्टरों की कमी हो तो प्रत्येक परिवार से कह सकता है कि आपके परिवार से एक डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर का काम करेगा, हेल्थ वर्कर का काम करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में हमने देखा था बाल श्रम पर रोक लगाई गई थी। अनुच्छेद 24 में हमने बाल श्रम पर रोक लगाई गई थी कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, न शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया था। इसके बाद में हमने जो हमारा चौथा अधिकार था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार इसके बाद शिक्षा नहीं, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक था? 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक था। अनुच्छेद 25 में हमने क्या देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, उस धर्म के अंतःकरण, आचरण, धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 में हमने देखा था कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 में हमने क्या देखा था कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 में हमने देखा था कि धार्मिक जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, उसमें उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था शिक्षा एवं पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये कहां से देखा था? ये देखा था हमने 29 से लेके 30 तक। ठीक है, अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 30 में हमने देखा था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार होगा और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। फिर हमने देखा था छठवां संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको हटा दिया गया था। किसमें था? ये था आपका अनुच्छेद 31 में। इसको हटा दिया गया था कौन से द्वारा? इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। इसके बाद हमने 7वां देखा था, कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें था? अनुच्छेद 32 में था। यानी कि जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर इनको लागू करवा सकते हैं। इनके लिए जो आपका कोर्ट था 32(2) के तहत, अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता था यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वह 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी थी? पांच प्रकार की रिटें कौन कौन सी थी वो? एक थी आपकी अधिकार परीक्षा। इसमें पूछता था कि आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई लोक सेवक किसी दूसरे के अधिकारों का पालन करने लगता, किसी दूसरे के अधिकारों के तहत खुद कार्य करने लगता है, जैसे कोई एसआई व्यक्ति है वह आईपीएस के कार्य करने लगता है, तो उससे पूछा था अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हैं जिसको करने का आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा था दूसरी हमने देखी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, उसको छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता था। बंदी प्रकरण के किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक के लिए अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाए, यदि कोई गिरफ्तार किए हुए है तो उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तीसरी हमने देखी थी कौन सी, तीसरी देखी थी हमने परमादेश। परमादेश में हमने देखा था कि कोई भी कर्मचारी, लोक सेवक या न्यायिक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसको उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए यह जारी की जाती थी। जैसे कोई टीचर है, उसका काम क्या है, स्कूल में पढ़ाना, और यदि वह नहीं पढ़ा रहा है तो उसके लिए कोर्ट के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी, परमादेश रिट जारी की जाएगी कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इसके बाद में हमने चौथी देखी थी, चौथी कौन सी देखी थी हमने, चौथी देखी थी प्रतिषेध। प्रतिषेध में हमने क्या देखा था कि यदि जो लोअर कोर्ट है और हायर कोर्ट है, जो वरिष्ठ, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय करता है या किसी ऐसे केस की सुनवाई करता है जिसको सुनने का उसको अधिकार नहीं है, तो जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है वह अपने जो उसके अधीनस्थ जो कोर्ट है उसके खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी करता है जब मामले की सुनवाई चल रही होती है, पूर्ण नहीं होती है, केवल चल रही होती है, तब वह प्रतिषेध रिट जारी करता है और उस सुनवाई को रोक देता है। जैसे यह सुप्रीम कोर्ट को किसको जारी करेगा, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट कौन किसको जारी करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी जो उसके एक दूसरे का अधीनस्थ होते हैं उनके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पांचवी देखी थी उत्प्रेषण। इसमें क्या था, इसमें यदि सुनवाई पूर्ण हो चुकी होती है तो वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह रिट जारी की जाती थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, उनको जारी की जाती। प्रतिषेध और इनमें उत्प्रेषण में क्या अंतर था कि जो प्रतिषेध थी उनकी प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती थी जब मामले की सुनवाई चल रही होती थी, और उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती थी जब मामले की सुनवाई पूर्ण हो चुकी होती थी और जो फैसला दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा उसको वरिष्ठ जो हायर कोर्ट था, हायर कोर्ट उसको रद्द कर देता था और पूरे मामले को अपने पास बुला लेता था और उसकी जांच करता था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में हमने देखा था कि राज्य हमने अनुच्छेद 33 में देखा था राज्य सशस्त्र बलों, संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर कम कर सकती है या प्रतिबंध लगा सकती है। फिर हमने अनुच्छेद 34 देखा था। अनुच्छेद 34 में हमने देखा था मार्शल लॉ। यदि भारत के किसी राज्य में मार्शल लॉ लागू है तो वहां के नागरिकों के मूल अधिकार कम किए जा सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में हमने क्या देखा था कि कोई भी व्यक्ति, जो संसद है वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे मूल अधिकारों का दायंड हो गया था। इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे कि हड़ताल का अधिकार, चक्का जाम का अधिकार, ये जो अधिकार हैं ये मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 के तहत शामिल नहीं है, ना ही 21 के तहत, किसी भी मूल अधिकार के तहत यह मूल अधिकार नहीं है, ना ही हड़ताल करने का अधिकार, ना ही चक्का जाम करने का अधिकार। इसके तहत हम और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि भारतीयों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं तो मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 15 प्राप्त है, धर्म, मूल, वंश, जाति एवं लिंग, जन्म स्थान की स्वतंत्रता, ये चीज़ें किसको है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता केवल किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 19, बोलने की स्वतंत्रता किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आए, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आ जाए, वह कुछ भी बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, भारत मुर्दाबाद बोले,
तो ऐसे इसके लिए जो विदेशी हैं इनको यह अधिकार नहीं दिए गए हैं, केवल भारतीय नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं 29-30, इसमें भी क्या है, 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया है, और जो अनुच्छेद 30 है यह भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, आज की क्लास में ही इतना ही, धन्यवाद। कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम DPSP को पढ़ेंगे।